नमस्कार। पश्चिम एशिया में जो आजकल चल रहा है, खासकर ईरान इजराइल तनाव और फिर अमेरिकी बमबारी के बाद इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम श्रोताओं से मिले कुछ स्रोतों के जरिए इन्हीं बदलते हुए समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। एक जो बात इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो है ये उथल पुथल की धुरी, मतलब एक्सिस ऑफ अपीवल का आइडिया। हाँ, जिसमें रूस, चीन और ईरान को एक साथ देखा जा रहा था। ये शब्द, जैसा आपने बताया, अमेरिकी स्कॉलर्स रिचर्ड फॉन्टेन और एंड्रिया केंडल टेलर ने इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। पर सवाल ये है, और यही इन स्रोतों का फोकस भी है, कि क्या ये धुरी वाकई में उतनी मजबूत है या थी। सही कहा। खासकर जो हाल में हुआ उसके बाद तो ये सवाल और बड़ा हो गया है। क्या ये वाकई एक संगठित गठबंधन है या फिर सिर्फ एक रणनीतिक कहानी, एक नैरेटिव? चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। अगर हम संघर्ष से पहले देखें तो ये विश्लेषण बताते हैं कि हाँ, ईरान इस धुरी वाली सोच में काफी सेंट्रल था। बिल्कुल। जैसे यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन तकनीक देना, या फिर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को स्थिर करने में रूस का साथ देना। हालांकि वो अब खैर सत्ता में नहीं है। हाँ, वो समीकरण तो पूरी तरह बदल गया है। और चीन को भी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान सस्ता तेल बेच रहा था। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था भी चल रही थी और चीन की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम बात इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि ये धुरी किसी सैन्य समझौते पर आधारित नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे पश्चिमी देशों के गठबंधन होते हैं, नेटो है, जहाँ एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। कोई संधि नहीं है जो इन्हें सैन्य मदद के लिए बाध्य करे। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव ज्यादा है, ऐसा लगता है। इन स्रोतों के मुताबिक ये एक रणनीतिक कथा ज्यादा है, असल सैन्य गठबंधन कम। लेकिन सैन्य संधि न सही, इनके गहरे साझा हित तो है ना। स्रोत इस बारे में भी बात करते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना, या फिर स्विफ्ट जैसे पश्चिमी पेमेंट गेटवे के विकल्प तैयार करना। बिल्कुल। और ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को मजबूत करना भी मूल रूप से एक पश्चिम विरोधी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश। हाँ, ये साझा हित जरूर है, लेकिन असलियत तब सामने आई, जैसा स्रोत बताते हैं, जब ईरान पर सच में संकट आया। तब रूस और चीन कहाँ खड़े थे? उन्होंने ज्यादातर बस बयान दिए, कूटनीतिक समर्थन जताया। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश भी की, लेकिन उसे अमेरिका ने, उस वक्त ट्रंप प्रशासन ने, नजरअंदाज कर दिया। और वो जो बड़े समझौते हुए थे ईरान के चीन और रूस के साथ 2021 में, चीन के साथ और रूस के साथ 2025 वाला, हाँ, वो व्यापक रणनीतिक समझौते जरूर हैं, लेकिन वो भी अगर आप देखें तो मुख्य रूप से आर्थिक प्रकृति के ही हैं। उनमें कोई ठोस सैन्य सहायता का पहलू नहीं है। तो इसकी वजह क्या बताते हैं स्रोत? क्या रूस और चीन मदद करना नहीं चाहते थे या कर नहीं सकते थे? देखिए, स्रोत दोनों बातों की तरफ इशारा करते हैं। रूस की बात करें तो वो तो खुद यूक्रेन युद्ध में इस कदर फंसा हुआ है, हाँ, वो तो है। कि अपनी सारी सैन्य क्षमताएं लगभग वहीं झोंक रहा है। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक हैं कि उसे उत्तर कोरिया से सैनिक तक लेने पड़ रहे हैं। और ऊपर से सीरिया में जो हुआ, असद का जाना, और जो नए नेता आए हैं, अहमद अल-शारा, उनका झुकाव पश्चिम की तरफ ज्यादा बताया जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में रूस का एकमात्र सैन्य ठिकाना भी बिल्कुल, वो भी हाथ से चला गया। तो ऐसे में वो ईरान की सैन्य मदद करने की स्थिति में मतलब था ही नहीं, क्षमता ही सीमित थी। और चीन में तो हमलों की निंदा की थी, कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हाँ, चीन ने निंदा जरूर की, बयान भी दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन की बातचीत के बाद जो साझा बयान आया, हाँ, उसमें उन्होंने सीधे सीधे ईरान का पक्ष लेने के बजाय बिना नाम लिए अमेरिका से तनाव कम करने की अपील की। मतलब वो भी सीधे टकराव से बच रहे थे। बिल्कुल। लेकिन एक और पहलू है जो ये स्रोत उठाते हैं, वो काफी दिलचस्प है। क्या? कि इस पूरे संकट से परोक्ष रूप से रूस और चीन को शायद कुछ रणनीतिक फायदा भी हो जाए। फायदा कैसे? ऐसे कि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया में फिर से उलझता है तो जाहिर है उसे अपने संसाधन, अपना ध्यान इंडो पैसिफिक या यूक्रेन जैसे दूसरे जरूरी इलाकों से हटाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। और इससे क्या होगा? इससे मॉस्को और बीजिंग को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में थोड़ी और, कह सकते हैं, आजादी या मोहलत मिल जाएगी। यानी अमेरिका का ध्यान बटेगा तो इनको स्पेस मिलेगा। बिल्कुल। तो एक तरह से ये धुरी के सदस्य देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, बजाय किसी सामूहिक गठबंधन के तौर पर काम करने के। और फिलहाल तो यही स्थिति है कि अमेरिका की मध्यस्थता से एक बहुत ही नाजुक सा युद्ध विराम
ईरान और तेल अवीव के बीच बना हुआ है। हाँ, अभी तो शांति है, लेकिन बहुत नाजुक। तो अगर हम इन सारे स्रोतों का सार निकालें तो निष्कर्ष यही लगता है कि ये जो उथल-पुथल की धुरी का लेबल लगाया गया है वो असल में कोई मजबूत सैन्य गठबंधन नहीं है। सही। रूस और चीन ईरान के साथ भले ही पश्चिम विरोधी लक्ष्य साझा करते हों, लेकिन जब बात आती है ठोस मदद की तो उनके अपने राष्ट्रीय हित और उनकी अपनी क्षमताएं आड़े आ जाती हैं। बिल्कुल। और ईरान को जो समर्थन मिला वो ज्यादातर कूटनीतिक या बयानबाजी तक ही सीमित रहा। ये विश्लेषण दिखाता है कि वैश्विक गठबंधनों की दुनिया कितनी जटिल है। हाँ, ये शीत युद्ध वाली सीधी सादी दो खेमों की दुनिया अब नहीं रही। देशों के रिश्ते बहुत बहुस्तरीय हैं और स्वार्थ पर आधारित हैं। हर देश पहले अपना हित देखता है। और आखिर में ये स्रोत एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि चिंताजनक सवाल छोड़ जाते हैं कि ईरान के लिए बाहरी सैन्य मदद पर भरोसा ना कर पाना और हाल के हमलों का जो अनुभव रहा, हाँ, क्या भविष्य में वहां कोई भी राजनीतिक व्यवस्था आए वो इसी नतीजे पर पहुंचेगी कि भाई अपनी संप्रभुता की गारंटी तो सिर्फ परमाणु शक्ति बनने में ही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में परमाणु प्रसार के खतरे को कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।